BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूँ मैं शरद। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका जीवन संघर्षों भरा रहा। उन्होंने कभी मजदूरी भी की तो कभी सरपंच के तौर पर चुनाव भी लड़ा। वो राज्यसभा भी गईं और मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में PHE विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं संपतिया उइके जी। संपतिया जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। संपतिया जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था। आपका पूरा जीवन मैंने देखा शुरुआत से लेकर अब तक संघर्षों भरा रहा। हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बात करेंगे, आपके राजनीतिक करियर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने बतौर सरपंच राजनीतिक तौर पर जो सफ़र की शुरुआत की वो राज्यसभा होते हुए आज मंत्री तक पहुंचा हुआ है। इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तो जो जिस तरीके से आपने कहा, और ये आज मेरा सौभाग्य है कि शरद जी मैं आपके साथ बैठी हूँ। जब मैं पढ़ रही थी तो उस समय में स्कूल नहीं हुआ करते थे, रोड नहीं हुआ करते थे, पुलिया नहीं हुआ करते थे, पुल वगैरह। तो ऐसे हमें जहाँ पे जन्म ली वहाँ पे किसी प्रकार के डेवलप नहीं था। और जब मैं पढ़ रही थी तो ये स्थिति थी कि 84 में हम लोगों ने जब स्कूल जाते थे तो उस समय में 8 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे, जंगल ही जंगल धुतका। फिर वहाँ से हम लोगों ने धुतका में पढ़े, गांव में स्कूल नहीं हुआ था। फिर इसके बाद फिर धुतका से फिर हम लोगों ने जब 8वीं पास किए तो मैं बमनी 8वीं तक तो धुतका में पढ़ी। जब मैं बमनी जाने लगी तो 13 किलोमीटर हम लोग 3 लड़कियां पढ़ने आते थे साइकिल में। तीनों लड़कियां, एक बढ़िया से 2 लड़कियां थी, एक मैं थी सुर्खी से। तो ऐसी स्थिति में बीच में बंजर नदी जब बाढ़ आती थी बारिश के समय में तो हम लोग उस बंजर नदी में बह गए थे। एक छोटी सी डोंगी हुआ करती थी, उससे हम लोग नदी में पार करते थे। मैं क्या, हमारे और भी भाई लोग हों या वहाँ के जनता। तो एक बार कैसा हुआ कि वहाँ पे वो बाढ़ आई, हवा चली तो हम लोगों की डोंगी जो नाव थी वो पलट गई, जिसके कारण हम लोग तीनों जो बहन जी थे, हम लोग रमोला, प्रेमा और मैं, तो वो बाढ़ में हम लोग पलटे, नाव पलट गई, तो जिसके कारण हम लोग डूब गए और काफ़ी नीचे तक जा कर के 7-8 बजे हम लोग पार हुए। और वैसे भी लेट आए, तो लेट आने के कारण घर में काफ़ी डांट पीटी, मार भी पीटी कि आप लोग लेट कैसे आए आज करके। तो हम लोगों ने जब उनको बताया कि ये रीज़न था और ऐसे हम लोगों ने बच्चे आराम से पार लगे पेड़ों को रखते हुए किनारे पे। तो उसी समय में मैंने संकल्प की थी कि या तो मैं आगे पढ़ कर के और अच्छा अधिकारी बनूंगी या तो फिर राजनेता बनूंगी। और जिस ब्रिज के कारण, जिस नदी के कारण, बंजर नदी है वो, और जिस नदी के कारण आज हम लोगों ने मार भी खाया और लेट भी हुए और आज ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग बच भी गए। तो ऐसा मेरे उस समय में संकल्प था। और जब मैं 90 में मेरी जब शादी हुई तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरी शादी हुई। मेरे पति पटवारी थे और मेरे सास ससुर थे। तो एक मन में ये था कि हमारा इस गांव को हम सरस्वती शिशु मंदिर एक खोलें। तो हमारे जो विभाग प्रचारक जी थे उनसे मैं संपर्क किए, हमारे माननीय प्रांत प्रचारक जी थे उनसे संपर्क किए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल खोलना चाहिए बहन जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करें। तो फिर हम वहाँ पे गांव में सरस्वती शिशु मंदिर का स्कूल खोले, बमनी बंजर में खोले और हृदय नगर में खोले और आसपास के गांव में खोल करके और हम लोग चलाते थे। तो जो बच्चे हमने वहाँ पे पढ़ाते थे बच्चों को, और पढ़ाने के बाद मेरे घर के सामने बेल का पेड़ हुआ, आम का पेड़ हुआ करता था। उस आम के पेड़ में मैं स्कूल के बाद उन बच्चों को कोचिंग भी देती थी। और गांव में सप्ताह में 2 दिन एक रामायण मंडली मैंने चलाई। रामायण मंडली के माध्यम से भी बहनों को एकजुट करना और फिर एकजुट करना शुरू की। फिर धीरे धीरे बहनें बैठने लगी रामायण में, तो वहाँ पे रामायण हम लोग करने लगे। फिर धीरे धीरे मेरे लोगों को ये लगा कि यार ये फलाने की बहू अच्छी एक्टिव है, बच्चों को भी अच्छी पढ़ा रही है और रामायण भी लोगों को सबको जोड़ रही है। तो धीरे धीरे लोगों में अच्छा लगा। तो जब 98 में जब चुनाव आए तो उस समय में मैंने 8-9 साल तक लगातार सरस्वती शिशु मंदिर में सेवाएं दी। आज मेरे पढ़े बच्चे अच्छे बढ़िया अच्छे जॉब में हैं। जब मैं
सरपंच के चुनाव आए तो मेरे गांव में एक हमारी मालगुजार बुआ थी, गीता पांडे करके, तो मालगुजारी गांव थी मेरी, तो वहाँ पे सामान्य सीट थी। उस सामान्य सीट से फिर सब लोगों ने कहा कि बहू को हम लोग पंचायत के चुनाव लड़ाएंगे। तो चूँकि मेरी राजनीति में कहीं दूर दूर तक कोई ऐसे मेरे न मायके पक्ष से न ससुराल पक्ष से कोई थे नहीं, तो इसके कारण से मैंने कहा नहीं नहीं, राजनीति तो कहाँ, इतना हम लोग जैसे लोगों के लिए थोड़ी ना है राजनीति, मैं तो महिला हूँ और फिर मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। तो फिर मेरे यहाँ मिस्टर का बहुत अच्छा सहयोग रहा, मेरे सास ससुर का अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने फिर मेरे को चुनाव लड़ाए। तो जब पूरे गांव वालों ने मिलकर के मेरे सामने प्रस्तावना रखे कि आपको चुनाव लड़ना है, तो फिर मैंने हाथ जोड़ करके सबसे कही कि यदि पंचायत में मेरे को चुनाव लड़ा रहे हो तो फिर मैंने कहा जो मेरी प्रतिद्वंदी रहेगा वो मेरे को सहयोग नहीं करेगा, इसलिए यदि आप लोगों को बनाना है तो सब निर्विरोध मेरे को बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो फिर सब लोग मिल कर के मुझे सरपंच बनाया। फिर सरपंच बनी तो मैंने फिर शिक्षा को लेकर के, चूँकि अभी शिक्षा का जो ट्राइबल क्षेत्र में ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पे अभी और भी अवेयरनेस की ज़रूरत थी, तो मैंने सबसे पहले शिक्षा को लेकर के काम की। तो जब शिक्षा को लेकर के मैंने काम की तो सब लोगों ने सिग्नेचर करना, पूरे गांव के लोग जहां अंगूठा लगाते थे वहां सिग्नेचर करना सीख लिए। फिर मेरे मन में ये आया कि हम सब लोग सवेरे से राम धुन कीर्तन निकालते थे, सवेरे से राम मंदिर से, और सवेरे से निकालते थे, और जहाँ नाली आली जहाँ रोड थी वहाँ झाड़ू भी लगाते थे। तो एक मन में ये था कि कम से कम हम ये काम को हमारे हाथ में है तो ये करना चाहिए। वो धीरे धीरे मैं करती रही। फिर हमारे अब्दुल कलाम जी थे, महामहिम राष्ट्रपति जी ने, उन्होंने मेरे को ये जो चूँकि प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, हाँ अवार्ड मिला उस समय में। तो मतलब एक ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता का अभियान चलाया वो आपने राजनीति में आने से पहले ही शुरू कर दिया था? उसी समय में मैंने सरपंच थी तभी से शुरू की, और उसी समय से मैंने स्व सहायता समूह की बहनों को जोड़ना शुरू की। चूँकि स्व सहायता समूह की बहनों के लिए इसलिए कि जो हमारी जनजाति समाज की बहनें जंगल जाती, लकड़ी काटती, लकड़ी लेकर के आती, दूसरे दिन वो बेचने शहर में जाती, 2 दिन उनके ख़राब होते थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में ये आया, चूँकि वो क्षेत्र में ईंट भट्टे का काम बहुत चलते हैं, तो जो भी बहनें ईंट भट्टे में काम करते थे तो उनकी मैं शनिवार के शनिवार पेमेंट होती थी, तो उनसे हर सप्ताह में मैं 10-10 रुपया कलेक्शन करके और उन लोगों को सामूहिक जोड़ने का, 10-10, 15-15 बहनों को वो जोड़ने का काम की। फिर धीरे धीरे किसी बहनों को ज़रूरत पड़ती थी तो उसी में से हम लोग उठा के उनको देते थे, आदान प्रदान ये करते रहे। तो फिर ये काम करते करते फिर ऊषा पाठक थी जनपद पंचायत की सीईओ, उस समय में मैं जब सरपंच थी तो उस समय में फिर उन्होंने, और हमारे कलेक्टर थे संजय शुक्ला जो मेरे पीएचई के पीएस थे, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो वो थे उस समय में। तो उन लोगों ने मेरे को बड़े मोटिवेशन किए कि और आप आगे बढ़ो, और जिला पंचायत के सीईओ थी अपनी पल्लवी मैडम, तो बहुत इन लोगों का सहयोग मिला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही आप काम करते रहें, हम लोग आपको सहयोग करेंगे, तो वो हमेशा गाइड करते रहते थे। फिर चुनाव 2003-04 में इलेक्शन हुए, जिला पंचायत के मैंने चुनाव लड़ी। फिर जिला पंचायत से कंटिन्यू 2003-04 से लेकर के 2017 तक निर्विरोध फिर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही। तो ये जो निर्विरोध वाला एंगल है वो आपके साथ सरपंच से ही शुरू रहा, और मुझे जानकारी है राज्यसभा भी निर्विरोध रहा। तो ऐसा मेरा वो संघर्ष रहा। जब मैं यहाँ पे ससुराल में आई तो उस समय में मैंने मजदूरी की, लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैंने मजदूरी की, गन्ना काटने छीलने जाती थी, गन्ना पटेल लोगों के यहाँ पे काम करने। चूँकि मेरे मिस्टर उस समय में पटवारी हुआ करते थे, 7-8 हज़ार रुपया मुश्किल से उनको मिलती थी, और उसमें उनका आना जाना का भाड़ा और घर परिवार और ये सारी चीज़ें, उनका खुद का खर्चा, चूँकि अकेले रहते थे, तो ऐसी स्थिति में हमने फिर वो पूरा होता नहीं था। और मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी तो मेरे को 500 रुपया स्टार्टिंग में मिलता था सैलरी, जो बचता था, सारे जितने लोगों का पूरा खर्च निकालने के बाद 500 रुपया जो बचता था तो उसको मैं रखती थी। वो जो आपने सरस्वती शिशु मंदिर जो शुरू किया था जी, तो ये सब काम करते करते फिर मैंने जब वो मजदूरी करी, फिर इसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ये काम हमको
ईंट भट्टे का भी काम करना चाहिए। तो मैं हमारे यहाँ चूँकि कुम्हार प्रजापति काफ़ी लोग हैं और वो ईंट भट्टे का काम करते थे, तो उनके यहाँ पे मेरे मिस्टर जब वहाँ से आते थे तो शनिवार रविवार की छुट्टी लेके आते थे, तो हम लोग मिस्टर के साथ जा कर के मजदूरी करते थे लल्ला चक्रवर्ती के यहाँ पे। और फिर वहाँ पे मजदूरी करके और हम लोग चूँकि वो साथ में खुद लेके जाते थे मेरे को, और फिर बाद में धीरे धीरे फिर उन्होंने कहा कि अपन लोग अपने पीछे बाड़ी है उसमें भी अपन लोग ईंटा बनाने का काम करते हैं। तो 2-3 लेबर रखती थी और मैं खुद वहाँ पे काम करती थी और मेरे सास भी काम करती थी। तो वो हम लोगों ने फिर ईंट का काम शुरू किया। वो उस समय की बात बता रही हूँ 3-4 की, जब से आज तक भी मेरे घर में ईंटा का काम, वो काम को मैंने नहीं छोड़ा। जो उस परिस्थिति में हम लोगों ने ईंटा भट्टा का काम करते थे, तो वो आज भी मेरे गांव में ईंट भट्टे का काम अभी भी मैं कर रही हूँ, उसको छोड़ी नहीं हूँ। पैतृक तौर पर वो कर। अच्छा, मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा है आपके बारे में, जिसमें एक बात ये भी है कि एजुकेशन को लेकर या शिक्षा को लेकर आपका जो डेडिकेशन था, आपने स्कूल खोला वो तो चली बात की बात है, लेकिन जब आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रही थी उस दौरान भी करीब 8 किलोमीटर तक आपको पैदल जाना पड़ता था। फिर जब आप हायर एजुकेशन में गई, मतलब 10वीं के बाद की जो मुझे जानकारी, उसमें करीब 13 किलोमीटर आपको साइकिल चला के जाना पड़ता था। क्या ये बात सच है? और मुझे बताइए कि कैसे आप आपको खुद में शिक्षा ग्रहण करना कितना मुश्किल काम रहा आपके लिए? मेरे यहाँ पे बचपन में ही मेरे पिताजी थे नहीं, और पिताजी अकेले थे, और मेरी जो माँ थी वो थोड़ा काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। उस समय की 8वीं पास होना मायने रखता है। और हम लोग, मेरे भाई नहीं थे, हम सिर्फ 2 ही सिस्टर थे। एक मेरी बड़ी बहन थी नर्मदिया और एक मैं थी संपतिया। तो मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरी बेटी खूब पढ़ें, तो वो हमेशा मेरी माँ कहती थी कि मेरी तो 2 बिटियां हैं, मैं किस्मत वाली हूँ कि मेरे यहाँ 2 बेटी है। तो मैं अपनी एक बेटी को, तो हम 8वीं तक, मेरी जो बहन थी बड़ी वाली वो 8वीं तक ही, चूँकि स्कूल नहीं थी उस समय में, तो ना स्कूल की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, ना पुलियों की व्यवस्था, कुछ भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में बहन तो हमारी कम पढ़ी, पर मेरी माँ कहती थी, मेरे को हमेशा प्रोत्साहित कहती थी कि बेटी, मेरी दिल से इच्छा है कि तू आगे बढ़ और हमारे नाम रोशन कर, बेटा तू आगे बढ़। तो वो हमेशा प्रोत्साहित करती रहती थी। तो इसके कारण से मेरे को भी लगता था कि नहीं, मेरी माँ की सोच है तो मैं ऐसा काम करूं ताकि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं, तो मेरी माँ को भी बहुत खुशी होगी। तो फादर तो थे नहीं और मदर भी है, तो मेरी माँ जो थी, तो माँ भी शादी के जैसे ही शादी हुई है और कुछ ही दिन बाद मेरी माँ भी शांत हो गई, और फिर कुछ दिन बाद मेरी सिस्टर भी शांत हो गई। तो कुल मिलाकर के मैं सिर्फ अकेली थी। और जो अकेले के एहसास मेरे को पार्टी में, जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी में आई तो मुझे एक बड़ा परिवार मिला। तो हमेशा मुझे प्रोत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने भी करती रही, और मैं भी लगन से काम कर करके, और जो भी जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी में मैं बखूबी से निभाती थी। और उसी का परिणाम है कि आज मैं जिला पंचायत से काम करते करते, माननीय प्रधानमंत्री जी जब 24 अप्रैल को हम लोगों ने और हमारे माननीय सांसद कुलस्ते जी ने रिक्वेस्ट किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप रामनगर आएँ, तो रामनगर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल को आए। उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की बहनों को जोड़े, और जिसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पे पोषण आहार के लिए आपके समूह की बहनों को देते हैं, और वहाँ पे 11 करोड़ 39 लाख का पोषण आहार है, जिससे हमारी समूह की बहनों को उसमें काम भी मिल रहा है। और हमारी बहनें भी अब बहुत अच्छे से आगे आकर के अच्छा काम कर रही हैं। कोई ड्रेस सिल रही हैं, कोई पोषण आहार में काम कर रही हैं, कोई मध्याह्न भोजन में काम कर रही हैं, कोई गोंडी पेंटिंग में काम कर रहे हैं। ऐसे लगातार हमारी स्व सहायता समूह की बहनें भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आपने अपनी बहन का जिक्र किया, आपकी बहन के नाम और आपके नाम की भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। उनका नाम, क्योंकि आप वहाँ आदिवासी क्षेत्र से हैं, माँ नर्मदा जी वहाँ प्रवाहित होती हैं, तो उनके नाम पर आपकी बड़ी बहन जो है नर्मदिया जी, उनका नाम रखा गया। आपका नाम संपतिया जो रखा गया वो वाकई में संपत्ति से ही जुड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी भी एक कहानी आप ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। उसमें भी जब मेरे यहाँ पे दादी थी, जिसको हम लोग कोड़ी भाषा में आजी कहते थे, तो जो हमारे दादाजी थे वो शांत हुए थे, और उनकी जब 3 दिन में खारी उठाते हैं तो वो खारी लेकर के नर्मदा जी में विसर्जन के लिए गए थे। तो उसी समय में हमारी यहाँ पे सिस्टर बहन की जन्म हुई।
तो सब लोगों में लगा कि नरबदिया तो खुद ही आ गई, तो वो नरबदिया इसलिए उनका नाम नरबदिया पड़ी। और मैं चूँकि कार्तिक महीने की उसमें जन्म ली, तो जिसके कारण से जिस साल जो मेरी दादी बताती थी कि बेटा जिस साल आप जन्म लिए उस साल जो हमारी खेत थे उन खेतों में इतनी फसल आई कि उस साल बोले हम अपने बंडा कोठी वो उसमें अनाज नहीं रख पा रहे थे, इतने अनाज आई वहाँ पे घर पे। तो उसी समय में आपने जन्म लिया था, तो लोगों में कि मतलब नरबदिया की छोटी बहन संपतिया, और संपत बोले इस समय में हमारे यहाँ इतना अन्न आया है, इस साल इनके जन्म भी हुआ और अनाज भी इतना आया, तो मेरा नामकरण संपतिया रख दिया गया। मैं अब जानना चाह रहा हूँ आपके डिपार्टमेंट के बारे में, जो डिपार्टमेंट आपको मिला है पीएचई विभाग। इस विभाग को लेकर आपका क्या रोड मैप है? क्या कुछ आप आने वाले दिनों में करेंगे बेहतर जनता के लिए? निश्चित ही सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जल जीवन मिशन और जल निगम के माध्यम से उन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई, दूरगामी योजना। अब मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दूरगामी आज से 50 साल पहले ऐसी योजना बना करके और ऐसे रोलमेट बना करके और ये योजनाओं का शुभारंभ करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने आज महिलाओं से संबंधित ये विभाग है और इस विभाग के पीएचई में मुझे सेवा करने का मौका दिया माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। जिस तरह से मैंने देख पा रही हूँ कि 2019 में इसका लाल किले से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया, घोषणा किया, और मध्य प्रदेश की धरती में 2020 में ये योजना का शुभारंभ हुआ। अभी 2023 में जैसे मुझे हमारी सरकार ने मुझे जब मंत्री बनाए तो मैंने पूरा मैप देखी, तो बहुत से क्षेत्र में तो अच्छे काम हुए हैं, पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। जब मैं बनी तो उस समय में 42% हमारे पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश की स्थिति थी। आज की डेट में 67% हमारी आज है, और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 50,324 हमारे ग्राम हैं, जिसमें हमारे 50,124 ऐसे ग्राम को हम लोगों ने योजना बनाई है। और अब योजनाएं पूरी बनी हैं, क्रमशः उसको हम लोगों ने उसको नीचे स्तर पे हम उतार रहे हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 के जुलाई तक इसको पूरा ख़त्म करना है, तो उसमें हम पूरे खरे उतरेंगे। संपति जी, अब तो चुनाव का अनाउंसमेंट भी हो गया है। कुल 7 चरण है मध्य प्रदेश में, 4 चरणों में चुनाव होंगे। इन चुनाव के दौरान कुछ मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं। एक राहुल गांधी जी का बयान सामने आया शक्ति को लेकर, एक शक्ति शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका काउंटर किया और उसमें उन्होंने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। इसके काउंटर में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शक्ति के उपासक हैं। शक्ति को लेकर ये जो कुछ राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त में चल रही है चुनाव के बीच में, इसको आप कैसे देखती हैं? शरद जी, जिस तरीक़े से मैंने जो देखा है, सुना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान करती है, और सिर्फ सम्मान ही नहीं, वो करके भी दिखाती है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के जैसे आदिकाल में दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की पूजा होती थी, बीच में लोगों ने इनको सबको भूल गया दरकिनारे करके। और अभी जिस तरीक़े से जब भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार आई, चाहे संगठन की बात करूं, तो जब से भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी, नेशनल पार्टी बनी, तब से लेकर के हम लोगों को जो सिखाया गया है कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की रूप ये महिलाएं हैं। जब हम लोग, ये हमारा सौभाग्य, चूँकि एक महिला हूँ, मैं अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं, ईश्वर ने मुझे महिला के रूप में मुझे जन्म दिया। जब हम जन्म लेते हैं तो बिल्कुल वो रूप, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो एक कन्या के रूप में रहते हैं, और जब हम बड़े होते हैं बेटी, कन्या के रूप में, बेटी के रूप में रहते हैं। जब हम लोग शादी होती है तो एक बहू के रूप में रहते हैं, और जब शादी होने के बाद फिर जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम एक माँ के रूप में रहते हैं। तो ये तीनों रूप हमारी देवी शक्ति के रूप में हैं,
और जिस तरीक़े से ये बात को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं को, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज महिलाओं को धीरे धीरे आगे लाने का काम, ये बात को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं शक्ति हैं, शक्ति स्वरूपना है, ये बात को लेकर के लगातार चाहे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, चाहे यशस्वी नड्डा जी हों, चाहे हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, चाहे हमारे यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी हों, लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कोई भी काम होते हैं तो सबसे पहले, चाहे वो राजनीति बैठक भी होगी तो सबसे पहले 5 कन्याओं के पैर धुलाएंगे, पैर पखारेंगे, उनको पूजन अर्चन करने के बाद हम बैठक शुरू करते हैं। कोई भी सरकारी काम भी रहते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, तो सबसे पहले वो 5 कन्याओं को, 9 कन्याओं को वो पूजन अर्चन के बाद ही वो कार्यक्रम का शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा शुरुआत से ही है। अब राहुल जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो जिस तरीके से राहुल जी बोल रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही बोलते हैं। अच्छा, लेकिन इसके काउंटर में जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता दरअसल राहुल गांधी जी के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का मैं एक बयान कोट करना चाहता हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक शक्ति आसुरी होती है और एक दैवीय शक्ति होती है। तो वो उसका समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से। आसुरी शक्ति क्या है भाई? देवी शक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी तो करके दिखा रही है कि जिस तरीके से, मैं आदिवासी समाज की बहन हूँ, महिला हूँ, आदिवासी समाज की 3 महिलाओं को आज आप सब लोगों के सामने आज मंत्री पद में, मंत्री परिषद में लिया गया। एक मैं हूँ जिसको PHE मंत्री बनाया गया, मैं एक आदिवासी महिला हूँ, सामान्य परिवार से हूँ। एक हमारी बहन, वो भी सामान्य परिवार से, भूरिया की, दिलीप भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया जी, जो हमारे झाबुआ क्षेत्र से हैं, उनको महिला बाल विकास दिया गया। एक हमारी बहन है जगन्नाथ जी के, हमारे पूर्व मिनिस्टर थे, उनकी बहू हमारी राधा सिंह, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी, वो सिंगरौली क्षेत्र से हैं, चितरंगी से वो विधायिका है। तो कहने का ऐसा ये है कि हम आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे लोकसभा की सीट में भी देखें तो हमारी लोकसभा में भी 6 महिलाओं को आज टिकट दी गई। तो जो मैंने बोली कि भाई ये जो कहा गया है कि शक्ति और असुर, तो ये असुर क्या होता है भाई? हम तो बहनों को, सभी बहनों को एक शक्ति स्वरूपना की नज़र पे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमारी संस्कार में है। एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे हाई कमान हो, सभी के ये जो शब्द आप लोग सुनते होंगे कि महिलाएं शक्ति स्वरूपना है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में महिलाओं को पूजी जाती है। तो निश्चित है मैं हमारे पूरे देश और प्रदेश की समस्त बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारी समस्त बहनें दुर्गा शक्ति स्वरूपना है। और जिस तरीके से यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक शक्ति के रूप में, एक रूपता में आज लगातार, वो चाहे योजनाओं के बारे में हो तो महिलाओं को आगे लाने की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहिना योजना हो, चाहे हमारी नारी वंदना योजना हो, हर योजनाओं में महिलाएं आगे कैसे आएँ। आज की डेट में मैं बता दूं कि जिस तरीक़ा से मैंने समूह की बात कर रही थी, देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज महिलाओं को सिर्फ राजनीति क्षेत्र में नहीं, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी हमारी बहनें लखपति कैसे बने, उसके लिए करोड़ों बहनों को आज उन्होंने 24 करोड़ से ऊपर हमारी बहनों को आज लखपति बनाया है। और इसलिए कि वो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती उस नज़रिया के रूप में देखते हैं। और निश्चित ही मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, आदरणीय नड्डा जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही एक संभव है जो मैंने सफ़र बताई कि मैं सरपंच से लेकर के, शिशु मंदिर से लेकर के सरपंच, और सरपंच से लेकर के जिला पंचायत, और जिला पंचायत से लेकर के मैं राज्यसभा में आई, और राज्यसभा से लेकर के विधायक बनी और आज मंत्री हूँ। और ये कहीं संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है संपत्ति जी, आपने बहुत सारे विषयों पर अपनी राय रखी है। एक विषय ये भी है कि जिस क्षेत्र से आप आती हैं, आदिवासी वोटर, वो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अगर हम पूरे देश के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं विनिंग फैक्टर है। जिस तरफ वो जाएंगे आदिवासी का वोट जाएगा। ये माना जाता है उनकी स्थिति राजनीतिक तौर पर, वो कोई भी पार्टी हो, मजबूत होगी। अभी तो चुनाव के अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन इससे पहले जब राहुल गांधी जी अपनी न्याय यात्रा लेकर निकले थे तो एक बात ये भी खास तौर से देखने में आई कि वो
आदिवासियों को लेकर भी बहुत फोकस कर रहे थे। धार झाबुआ का जो क्षेत्र है वहाँ से भी उनकी यात्रा निकली। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो आदिवासी वोटर है वो किस पर विश्वास ज़्यादा करेगा? मैं आपको बता दूं कि आज जो जिस तरीके से स्कूल की बात करें, रोड की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बिजली की बात करें, पेयजल की बात करें, ये सारी चीज़ें यदि किसी ने हमारे चाहे जनजाति समाज के हों, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें या ओबीसी की, समाज के अंदर अनेक प्रकार के समाज हमारे रहते हैं, तो उन सबके लिए यदि किसी ने सोचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा है और इतनी योजनाएं बनाई हैं। आज़ादी के बाद यदि किसी ने राज किया है तो वो कांग्रेस की सरकार ने राज किया, लगातार निरंतर 50-60 साल तक राज किया। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा आदिवासी समाज के लिए कि हम यदि वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करें, स्कूल की व्यवस्था करें, आंगनवाड़ी की व्यवस्था करें, रोड की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था करें, पेयजल की व्यवस्था करें, ताकि हमारा समाज एक अच्छा स्वच्छ जीवन जी सके, मुख्य धारा से जुड़ सके। ये तो उन्होंने किया नहीं। आदिवासी समाज को भोले भाले समाज, जंगल पहाड़ में रहने वाले समाज करके उनको वहीं के वहीं और धकेल दिए और उनके नाम से लगातार वोट लेते रहे पंजा में। आज हमारी समाज शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर योजनाएं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आज आदिवासी समाज के लिए हो या अन्य वर्गों के लिए लगातार योजना बनाई है, तो हमारे जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं, भैया हैं और हमारा समाज के लोग हैं, वो धीरे धीरे उस सारी बातों को समझने लगे हैं कि हम 55 साल 50 साल के यदि हम पिछले की बात करें तो उस समय में हमने क्या खोया और क्या पाया, आज की बात करें तो हम आज हमको क्या मिल रहा है वो सबको पता है। और इसके कारण से ही आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में जो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हमको इतनी बड़ी रिजल्ट है, हम लोगों को इतनी बहुमत मिलेगी, आज जनता जनार्दन जागरूक होने के कारण वो समझने लगे कि हमारे लिए कौन सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है। और आज जब उन्होंने बड़ी संख्या में हम लोगों को वोट किया, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पिछले बार भी हमारे जनजाति समाज के 6 सीट थे मध्य प्रदेश के अंदर, वो पूरे 6 के 6 हम लोगों ने जीता। और आज भी मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि चाहे इस बार तो छिंदवाड़ा की भी सीट है वो भी हम लोग निकालेंगे और हमारे पूरे 29 के 29 सीट हम लोग जीतेंगे। और जनजाति समाज के भैया बहनें, चूँकि मैं खुद जनजाति समाज की हूँ, लगातार समाज के बीच में रहती हूँ, पूरे 6 के 6 सीट हम लोग जीतेंगे, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। अच्छा, आपने 29 की 29 सीटों के बारे में बात तो कर ही दी है और छिंदवाड़ा जो रह गई थी उसके बारे में बात कर दी, लेकिन मैं आपसे मंडला सीट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि मंडला सीट का समीकरण आप क्या देख रही हैं? फग्गन सिंह कुलस्ते वर्सेस ओमकार सिंह मरकाम। मंडला सीट भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि ये 8वीं बार माननीय कुलस्ते जी चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि जब हम लोग जब जो अपेक्षाएं, यदि मान लो कुलस्ते जी को किसी ने 10 काम बताया, उसमें से यदि एक काम छूट गया तो लोगों को लगता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ। पर हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, वो जीतेंगे और लोकसभा सीट भी हम लोग अच्छी बहुमत से निकालेंगे। संपत्ति उइके जी, आपने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो खास पेशकश है, बात में दम है, उसमें बस इतना ही। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए BSTV।